भारतीय चित्त, मानस एवं काल। हम्म विषय 6 या अध्याय 6, हम्म हम्म सभ्यताओं का नवीनीकरण तो करना ही होता है। एक हम्म और हम्म पौराणिक प्रसंग है विष्णु पुराण से। हम्म हम्म कहते हैं एक बार महर्षि व्यास नदी में नहा रहे थे। उस हम्म समय कुछ ऋषि उनसे मिलने आते हैं। हम्म हम्म वे और दूर से वे देखते हैं कि नहाते हुए महर्षि व्यास जोर-जोर से ताली बजाकर कलयुग की, शूद्रों की और महिमा। स्त्रियों की जय बुला रहे हैं। कलयुग महान हम्म है, शूद्र महान हैं, हम्म स्त्रियाँ हम्म महान हैं। हम्म हम्म बाद में ऋषि लोग महर्षि व्यास से पूछते हैं कि नहाते हम्म हुए वे सब क्या कर रहे थे? व्यास हम्म जी उन्हें समझाते हैं कि कृत, त्रेता और द्वापर में जो काम बहुत कठिनाई से हो पाते थे, कलयुग में तो हम्म क्षण भर में ही हो जाते हैं। हम्म थोड़ी-सी भक्ति से ब्रह्मा के हम्म साक्षात्कार हो जाते हैं। इस कलयुग में स्त्रियाँ और शूद्र का अपना काम हम्म तन्मयता से करने पर वे ब्रह्मा जी हम्म को पा जाते हैं। हम्म महर्षि व्यास की बहुत महत्ता है। कहा जाता है कि हम्म द्वापर में उन्होंने वेद को हम्म 4 में हम्म और फिर उन 4 को अनेक शाखाओं में विभाजित किया। हम्म उसके बाद हम्म उन्होंने विशेष रूप से शूद्रों और स्त्रियों के लिए महाभारत की रचना की और स्वयं गणेश जी ने व्यास की रचना को लिपिबद्ध किया। हम्म पर महाभारत को रचने के बाद विश्व की अवस्था पर विचार करते हुए महर्षि हम्म व्यास दुखी हो गए। उन्हें लगा हम्म कि शूद्र और स्त्रियां तो वेदों से वंचित कर दिए गए हैं। उनके लिए हम्म जिस महाभारत की उन्होंने रचना की, वह बहुत हम्म वह शोभ वाली गाथा है। हम्म उसे पढ़कर मन प्रसन्न नहीं होता, उत्साह नहीं आता। हम्म तो उन्होंने अपनी हम्म त्रुटि सुधारने के लिए पुराणों हम्म की रचना की हम्म और उनके माध्यम से सृष्टि और उसके कर्ता के प्रति श्रद्धा और हम्म हम्म भक्ति के भाव के लिए को सभी के हाँ लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया। हम्म इन पुराणों में से श्रीमद् भागवत पुराण सबसे हम्म अधिक भक्ति व हम्म श्रद्धा में हम्म क्या है, पटा दिखता है। हाँ, पटा दिखता है। हाँ नारद मुनि के परामर्श पर रचे गए व्यास जी के इस पुराण में वासुदेव हम्म श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। शायद हम्म भारत भर में श्रीमद् भगवत पुराण साधारण जनों के भारतीय साहित्य से परिचय का मुख्य स्रोत है। हम्म महर्षि व्यास की सहृदयता, प्राणी मात्र के लिए दया व करुणा का यह भाव, जिसे मन में हम्म रखकर उन्होंने पुराणों की रचना की, वही हम्म भाव विष्णु पुराण वाले ऊपर के प्रसंग में झलकता है। कलयुग हम्म की, शूद्रों की और स्त्रियों की जय बुलाते हुए महर्षि व्यास कलयुग की हम्म व्याख्या कर रहे थे हम्म और उस व्याख्या के माध्यम से हम्म धर्म की ग्लानि के इस काल को साधारण जन के लिए कुछ सहज, कुछ सहनीय हम्म बनाए दे रहे हम्म थे। हम्म हो सकता है कलयुगी काल की व्यास जी की व्याख्या सही हो। हम्म हो सकता हम्म है कृतयुग में केवल एक ही वर्ण हो। हम्म वैसे ही कलयुग में केवल एक ही शूद्र वर्ण बचा रहता है। हम्म सभी शूद्रों जैसे ही हो जाते हैं। हम्म अपरा विद्या और व्यावहारिक ज्ञान की पराकाष्ठा के इस युग में अपरा और हम्म व्यवहार के वाक शूद्र और स्त्रियां ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम्म गांधी जी भी कुछ ऐसी बात किया करते थे कि हम्म इस काल में हम सबका शूद्रों जैसा हो जाना सही है। हम्म पर शायद बात व्याख्या के सही या गलत होने की नहीं है, क्योंकि हम्म व्याख्याएं तो समय और संदर्भ के सापेक्ष हुआ करती हैं। हम्म महत्वपूर्ण बात है व्याख्याकार की सहृदयता की। प्राणी मात्र के हम्म लिए मन में करुणा, दया व हम्म सम्मान का भाव रखने की है। उस हम्म तरह के भाव को रखकर ही हम अपने मानस चित्त व काल की ऐसी व्याख्याएं कर पाएंगे हम्म जिनसे आज के संदर्भ में भारतीयता की धारा फिर से स्थापित और फिर प्रवाहित हो हम्म सके। हम्म अपनी दरिद्रता तो अपने कर्मों का ही फल है। हम्म इस तरह की कठोर व्याख्याओं से तो कोई काम नहीं चलेगा। प्राणी मात्र के प्रति सहृदय के साथ साथ अपने चित्त व मानस की सक्षमता, अपनी परंपरा की सशक्तता में विश्वास भी रखना पड़ेगा।
हुँ, हम में ऐसे बहुत हैं जो मानते हैं कि कभी भारतीय सभ्यता बहुत महान रही, हुँ, पर अब तो उसके दिन नहीं रहे। हुँ, चित्त व काल की बात करने का तो अब समय नहीं रहा। हुँ, कांची काम कोटिम पीठ के श्री जयेंद्र सरस्वती जी कहते हैं कि हुँ, पहले तो हम महान थे, पर आज की बात हुँ, मैं नहीं करता। हुँ, लेकिन समस्या तो आज की है। हुँ, आज के संदर्भ में भारतीय मानस व काल को प्रतिष्ठापित करना ही विद्वता हुँ, का या भारतीय राजनीति का या भारतीय कला कौशल का कार्य है। हुँ, ऐसा हो सकता है कि आज भारत के सभी वासी भारतीय चित्त हुँ, मानस व काल की परंपरागत समझ में विश्वास न रखते हैं। ऐसे हुँ, भी भारतवासी होंगे जो कली जैसे हुँ, किसी युग होने की बात ही नहीं मानते हों। ऐसे भी हुँ, होंगे जो विशेषकर भारतीय मुसलमानों, ईसाइयों और हुँ, पारसियों में अनेक हुँ, ऐसे होंगे जो चतुर्युग और कल्प को भी नहीं मानते हों। हुँ, पेरियार रामास्वामी नायकर और उनके अनुगामी लोग तो शायद चतुर्युग आदि को न मानते हों। हुँ, पर भारत के भिन्न-भिन्न भागों में और भी ऐसे और जन होंगे जो इन हुँ, मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते हों। पर जो हुँ, लोग पुराणों आदि को न मानने का दावा करते हैं, हुँ, उनमें से बहुतेरे हुँ, हुँ, प्रायः अपनी जाति पुराणों में तो विश्वास रखते ही हैं। हुँ, और इन असंख्य जाति पुराणों की रचना महर्षि व्यास रचित पुराणों जैसी ही है। हुँ, खैर इतना तो सभी भारतीयों के बारे में कहा जाता है। हुँ, साधारण भारतीय ईसाइयों के बारे में कि उनका अपना चित्त व काल आधुनिक यूरोपीय हुँ, सभ्यता के चित्त व काल से मेल नहीं खाता। हुँ, 20वीं 21वीं सदी में तो वे भी नहीं हैं। ऐसा हुँ, माना जा सकता है कि भारत के अधिक से अधिक आधा प्रतिशत लोगों को छोड़कर बाकी हुँ, का आधुनिकता की 20वीं 21वीं सदी से कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, तो 99.5% भारतीयों के चित्त व मानस में जो कुछ अंकित है, उसका हुँ, संबंध यूरोपीय आधुनिकता और 20वीं 21वीं सदी से तो नहीं है। हुँ, लेकिन इस आधुनिकता के प्रवाह में भारत के हुँ, साधारण जन और उनकी बची-खुची व्यवस्थाएँ, तीज त्योहार, हुँ, उनके जीवन-मरण हुँ, के कर्म सब दब गए। हुँ, हुँ, उनकी अपनी पहचान खो-सी गई है और हुँ, अपनी अस्मिता की इस हानि से भारत के सभी हुँ, साधारण जन पीड़ित हैं। हुँ, पीड़ा सभी की साझी है, हुँ, भारत के साधारण मुसलमानों और ईसाइयों आदि की भी। हुँ, अब इस स्थिति से उभरने के रास्ते तो निकालने ही पड़ेंगे। हुँ, 4-6 वर्ष पहले इंदिरा गांधी निधि की ओर से भारत के ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई। हुँ, कहा जाता है उस गोष्ठी में किसी यूरोपीय विद्वान का सुझाव था कि भारत की समस्याओं का समाधान भारत के हुँ, ईसाई हो जाने में है। हुँ, यह सुझाव नया नहीं है। भारत को हुँ, ईसाई हो जाना चाहिए। यह बात हुँ, पिछले 200 बरस में तो चली आ रही है। हुँ, बड़े पैमाने पर सरकारी प्रयत्न भी होते हैं। हुँ, इसी ईसाईकरण का दूसरा नाम पश्चिमीकरण है, हुँ, जिसे करने के प्रयत्न स्वतंत्र भारत की सरकारें भी करती चली आ रही हैं। हुँ, भारत का ईसाईकरण मैकाले हुँ, के रास्ते से हो, कार्ल मार्क्स के रास्ते से हो या आज की वैज्ञानिक आधुनिकता के रास्ते से हो, बात तो एक ही है। हुँ, इन सब प्रयत्नों से भारतीय मानस का ऐसा पश्चिमीकरण हो पाता, जिससे हुँ, भारत के साधारण जन सहजता से यूरोप हुँ, की 21वीं सदी से जुड़ जाते। हुँ, यह भारत की समस्याओं का एक समाधान तो होता। हुँ, तब भारत के लोगों की मानसिक अवस्था और उनकी प्राथमिकताएं व आकांक्षाएं भी वैसी होती, जैसी आज यूरोप व अमेरिका के साधारण हुँ, लोगों की है। हुँ, ऐसा कुछ हो गया होता तो भारत का साधारण जन भी अपने हुँ, मानस में ब्रह्म का अंश होने और उस अंशत्व के नाते स्वयं हुँ, में स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान होने का जो भाव पाले रखता है, वह हुँ, भाव अपने आप नष्ट हो जाता है। हुँ, भारत के लोग भी पश्चिमी के लोगों की तरह अपने आप को एक सर्वशक्तिमान व्यवस्था में के दास हुँ, जैसा मानने लगते हैं। हुँ, हुँ, पश्चिम की पिछले 40-50 वर्ष की संपन्नता और खुशहाली के बाद भी वहाँ के साधारण जन का मानस तो व्यवस्था के दास वाला ही है। मानस के स्तर पर वह अब भी प्लेटो के आदर्श राज्य और वास्तविक रोम साम्राज्य के गुलामों के जैसा ही है। हुँ,
वैसा ही दास्तां वाला भारतीय चित्त बन जाए, ऐसा वे सब चाहते हैं। यदि ईसाईकरण व पश्चिमीकरण के पिछले 200 बरस के प्रयास कहीं पहुँच पाते, तो ऐसा बन भी जाता। फिर भी भारत की दुविधा का एक समाधान तो शायद वह होता, लेकिन ऐसे समाधान शायद संभव नहीं हुआ करते। फिर किसी सभ्यता के मानस व चित्त को पूरी तरह से मिटाकर वहाँ एक नए मानस का प्रतिष्ठापन करना शायद संसार में संभव ही नहीं है। इसके लिए तो किसी सभ्यता का पूरा विनाश ही करना पड़ता है। उनके सभी लोगों को समाप्त करके उनकी जगह नई प्रजा को बसाना पड़ता है। अमेरिका में ऐसा ही कुछ हुआ, पर यूरोप के सभी प्रयत्नों के बाद भी भारत पश्चिम के हाथों ऐसी परिणति तक पहुंचने से अब तक बचा है। भारतीय सभ्यता का पश्चिमीकरण संभव नहीं, तो फिर हम अपने चित्त व काल के धरातल पर क्यों नहीं खड़ा होते? हमें खड़ा तो होना पड़ेगा। आधुनिकता के तौर तरीकों और मुहावरों से छुटकारा पाकर स्वयं को अपने ढंग से समझना पड़ेगा। कुछ इसी तरह जैसे महर्षि व्यास महाभारत में पूरे इतिहास को अपनी सभी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझ रहे हैं और फिर कलयुग में जीने का एक मार्ग दिखा रहे हैं, या जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व दर्शन करवा रहे हैं और उस विश्व दर्शन के आधार पर अर्जुन को अपनी दुविधा से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ विश्व दर्शन हमें अपनी दृष्टि से अपने काल का करना होगा, लेकिन यह काम यहीं की परंपरा से जुड़े और उसे सम्मान से देखने वाले लोग ही कर सकते हैं। इस विश्व दर्शन में सहृदयता का भाव बनाए रखना तो यह भी आवश्यक होगा कि इस नए चिंतन दर्शन में साधारण लोगों की मान्यताओं व आचार व्यवहार को पुस्तकों और ग्रंथों में दर्ज मान्यताओं पर वरीयता मिले, ऐसा करना होगा। ग्रंथों के साथ बंधना भारतीय परंपरा का अंग नहीं है। भारतीय ऋषियों ने कभी अपने किसी ग्रंथ को दर्ज विचारों में बंधा हुआ नहीं माना है। यह सही है कि वे प्राचीन ग्रंथों की बात नकारते भी नहीं हैं, पर उन पर नित नई व्याख्या करते रहने का अधिकार तो वे रखते ही हैं। तभी तो व्यास ताली बजाकर कलयुग की और कलयुग में स्त्रियों व शूद्रों की जय बुला पाते हैं। सभ्यताओं की दिशा का निर्धारण तो सभ्यताओं के सहज मानस चित्त व काल पर विचार करके ही होता है, लेकिन निर्धारित दिशा में सभ्यता को चलाने का काम गृहस्थों का होता है। गृहस्थों में सभी आ जाते हैं, जो पांडित्य में ऊंचे हैं या पाक शास्त्र में निपुण, खेती में लगे हैं या विभिन्न शिल्पों में दक्ष, या आज के विज्ञान और आज की तकनीकी में दक्ष हैं, या राज्य या दंड व्यवस्था चलाना जानते हैं या वाणिज्य में लगे हैं, ये सब गृहस्थ मिलकर सभ्यता को चलाते हैं। सभ्यता की दिशा भटक भी जाए तो भी सवेरे से शाम तक और एक दिन से अगले दिन तक गृहस्थी तो चलानी ही पड़ती है। गृहस्थी को चलाए रखना गृहस्थ का मुख्य काम है। इसलिए साधारण रूप से यह सही है कि राजनेताओं, व्यवस्थापकों और विद्वानों इत्यादि का अपनी दिनचर्या चलाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। पर ऐसा भी समय आता है जब सभ्यता की दिशा इतनी भटक जाती है कि नित्य प्रति की दिनचर्या चलाए रखने का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। ऐसा ही समय भारत के लिए आ गया दिखता है। ऐसे समय में गृहस्थ को भी अपनी गृहस्थी छोड़ अपनी सभ्यता के लिए कोई नई दिशा, कोई नया संतुलन खोजने पर ध्यान देना पड़ता है। आज के समय में भारतीय सभ्यता के लिए संकट का काल माना जाना चाहिए और इस संकट से उबरने के लिए पर्याप्त साधन, समय और शक्ति जुटाने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। एक बार हम इस काम में लग जाएंगे तो भारतीय सभ्यता के लिए आधुनिक संदर्भों में एक नई उपयुक्त दिशा मिल जाएगी। ऐसा काम कुछ असंभव नहीं हुआ करते। समय समय पर विभिन्न सभ्यताओं को अपनी मौलिक मान्यताओं को फिर से समझकर भविष्य की दिशा का काम करना ही पड़ता है। भारतीय सभ्यता में यह काम अनेक बार हुआ है और हुआ ही होगा। कुछ गिने चुने प्रश्न हैं जिनका समाधान हमें शीघ्रता से लेना है। अपने इतिहास व अपने साहित्य का एक सिंहावलोकन सा करके अपने चित्त व काल की एक प्रारंभिक समझ बनानी है।
हुँ, सृष्टि के सृजन और उसके विकास की प्रक्रिया का जो स्वरूप हमारे मानस पर अंकित है, उसका भी एक हुँ, चित्र सा बना लेना है। हुँ, समय के साथ अपने साहित्य और अपने मानस में भी विभिन्न विषयों में जो असंतुलन सा है, हुँ, उसका भी समाधान कर लेना है हुँ, और फिर अपने चित्त व काल की कोई ऐसी व्याख्या बना लेनी है, हुँ, जो साधारण भारतीय जन के मानस को जंचती है हुँ, और जिसे लेकर आज के विश्व में भारतीयता के हुँ, फिर प्रतिष्ठापन का कोई मार्ग निकलता हुँ, है। हुँ, अपने आप में, अपने चित्त व काल में स्थित और अपनी दिशा में अग्रसर भारतीय सभ्यता हुँ, का आज के विश्व के साथ क्या संबंध होगा और उस हुँ, संबंध को कैसे स्थापित किया जाएगा, हुँ, उसकी कुछ अल्पकालीन योजना हमें बनानी पड़ेगी। हुँ, आरंभ में तो ऐसा कोई मार्ग निकालना ही पड़ेगा कि विश्व हुँ, हमारे कामों में आड़े नहीं आए हुँ, और आज के विश्व के साथ कोई अकारण झगड़ा भी नहीं हो। हुँ, लंबे समय में विश्व के साथ सही संबंधों की ये समस्याएं अपने आप हल हो जाया करती हैं। हुँ, विश्व हमें अपनी दिशा में चलते हुए और उस प्रयास हुँ, में सफल होते हुए देखेगा, तो शायद हुँ, उसे हुँ, भी भारतीयता में अपने लिए और सारी मानवता के लिए महत्वपूर्ण कुछ दिखाई देने लगेगा। यह हुँ, कोई नई बात नहीं है। इतिहास में अनेक बार ऐसा हुँ, हुआ है। जब विश्व हुँ, की अनेक सभ्यताओं को लगने लगा कि भारत के पास उनकी समस्याओं के समाधान हुँ, का कोई महती संदेश है। अपने ही हुँ, समय में अभी 50-60 वर्ष पहले जब महात्मा गांधी इस देश को हुँ, अपनी ही एक दिशा में ले चले थे, तो विश्व के हुँ, बहुतेरे लोगों को लगने लगा कि भारत पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिखा रहा है। हुँ, वह स्थिति फिर आ सकती है हुँ, और उस स्थिति में जब विश्व को भारतीयता में महत्व कुछ दिखाई देने लगे, तब विश्व के हुँ, साथ समानता के स्थायी स्वस्थ संबंध बनाने का उपाय भी निकल जाएगा। हुँ, उस स्थिति में पहुंचने के लिए जो बौद्धिक, मानसिक और भौतिक प्रयास आवश्यक हैं, उन्हें कर हुँ, लेने का समय तो अब आ गया है। हुँ, व्यवस्थापूर्ण हुआ भारतीय चित्त मानस और काल। हाँ, जी, थैंक मुझे तो बार-बार ये लग रहा है, ये तो धर्मपाल जी का लेखन ही जैसे नहीं हो सकता। मैंने पहले भी बताया था ना, इतने लिखे ग्रंथ उन्होंने, वो तो सारे वैसे तो संकलन ही है, संपादन ही है। हुँ, कुछ बहुत ही थोड़ा-सा सभी में प्रस्तावना के रूप में उनका आकलन है, उनका लेखन है। बाकी तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए हैं। जैसे एक ग्रंथ है 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और तंत्र ज्ञान। एक भी लेख उनका नहीं है, वो किसी यूरोपीय विद्वानों ने लिखे हुए लेखों का संपादन है। बस प्रस्तावना के कोई 5-25 पृष्ठ होंगे, जिसमें उन्होंने इसका एक पार्श्वभूमि या प्रस्तावना जैसा कुछ लिखा है। हाँ, न जो भारत का पुनर्बोध है, उसमें उनके ही लेख हैं। उनका इंटरव्यू है, उनके लेख हैं, जो अखबारों में उस समय की परिस्थिति का संदर्भ लेकर लिखे हुए हैं। तो वो लेखों और भाषणों का संग्रह है। बाकी हाँ, गांधी को समझे, ये भी उनका लेखन है। भारत की परंपरा, उसमें भी कुछ लेख तो यूरोपीय विद्वानों के और कुछ उनके हैं। बाकी सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन है, इतने बड़े-बड़े ग्रंथ भी। और उसमें इतना महीने के बाद महीने सारे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में जाते होंगे। और हम भी समझ सकते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में कितना समय, कितना परिश्रम लगता है। और उसके बाद उनका वर्गीकरण करके, कंपाइलेशन करके एक-एक, एक-एक ग्रंथ बनाना बहुत बहुत ही परिश्रम का काम है। उसमें बिल्कुल। इनको ये ऐसे पढ़ने का, उसको समझने का, ऐसी दृष्टि विकसित करने का कैसे समय मिला होगा?
और दूसरा इसको छोड़कर कहीं पर भी ऐसी बातें उनकी दिखाई नहीं देती हैं। तो ताई ये भी होता है ताई कि अचानक कोई बात तो नहीं आती है फिर। हाँ, अचानक नहीं आती है फिर। तो हो सकता है ताई किसी ने उनके नाम से जो उनके साथ रहते हों और इस दिशा के हों, तो उन्होंने लिखा होगा तो हुँ, सोचा होगा कि यदि इस तरह से रहेगा, तो अच्छा रहेगा। हुँ। तो धर्मपाल जी ने उसका स्वीकार किया होगा ना फिर। किसी ने लिखा, किसी ने बोला और उनको अपने नाम पर प्रस्तुत करना, इसका स्वीकार किया होगा उन्होंने। जी ताई। पर ताई इसमें 1-2 क्योंकि चीज़ तो जी ताई। क्योंकि उसका जो अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है, वो जितेंद्र बजाज और एमडी श्रीनिवासन इन्होंने ही किया है। और वे उनके साथ माने उनको मिले मिले हैं, उनके पास गए हैं। तभी उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि माने कोई कोई एक कहना या कहेगा नहीं या स्वीकार नहीं करेगा कि उन्होंने नहीं लिखा है। और जिन लोगों ने अंग्रेजी अनुवाद किया है और जो लोग बात करते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों ने ये वेद से लेकर पुराण तक की ये सारी बातें समझी होंगी, पढ़ी होंगी। वो भी सब ऐसे पश्चिमाभिमुखी और आधुनिक भाषाओं में ही भारतीयता का चिंतन करने वाले हैं। खैर अब इसमें तो हम नहीं जाएँगे, मान ही लें कि उन्होंने लिखा हुआ है। ताई इसमें 2 चीज़ें थी ताई। हाँ जी। एक तो शुरू में इन्होंने कहा कि जो व्यास जी ने जय बोला, हुँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि व्यास जी ने जब जय बोला, तो उस हुँ, समय तात्कालिक ब्राह्मणों ने या जो उच्च वर्ग था, उसने ऐसा सोचा होगा कि हुँ, भई अब तो हमारी सत्ता चली जाएगी, तब उन्होंने और कठोरता से पुराणों में हुँ, इत्यादि में परिवर्तन करके लिखा और अधिक कठोरता से उस जाति व्यवस्था को बना दिया। हुँ, क्योंकि और दूसरा इसमें द्वंद ये आता है, क्योंकि ये तो हुँ, ऋग्वेद काल के बाद बनी हुँ। और ये आज से 5126 वर्ष पूर्व था, द्वापर तो। हाँ, हुँ। हाँ, हाँ। तो क्या मान्यता है इसको कि तो ये तो 5000 वर्ष से कलियुग चल रहा है। कलियुग में क्या ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को इस प्रकार से स्थापित कर दिया? ताई हम ये नहीं कहते ब्राह्मणों ने स्थापित कर दिया, लेकिन हाँ। बहुत सारे कारणों में एक कारण रहे होंगे कि हम कहीं हुँ, इससे बाहर नहीं चले जाएँ, तो ब्राह्मणों ने तो बिल्कुल नहीं किया होगा ताई। हुँ, हुँ। क्योंकि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण ऐसा क्यों करेगा? पाप करेगा ही नहीं वो कभी। हाँ। लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग में पैदा हो गया, लेकिन उसे लगा कि मेरी योग्यता इतनी नहीं है, मैं किसी और वर्ण में नहीं हुँ, चला जाऊँ, हाँ। तब उसने उसे बंद कर दिया। क्योंकि मूल हुँ, ब्राह्मण कभी नहीं करेगा इस काम को। हाँ। सच्चा ब्राह्मण नहीं करेगा। कि ब्राह्मण नहीं कर जो सकता। ये तो वो जो नकली नकली आधा-अधूरा ऐसा है, वो करेगा। जो ताई आप कहते हैं ना जैसे ये गुरुकुल हुँ, नहीं है, हुँ, ये गुरुकुल हुँ। नाम का विद्यालय है। जैसे वो हाँ, ब्राह्मण हाँ, नहीं, किंतु हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण नाम हाँ, के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने किया होगा ताई। हाँ, हाँ, हाँ। तो ब्राह्मण तो ताई कर ही नहीं, ब्राह्मण तो सही मार्ग दिखाएगा सभी को। हुँ, और ताई कितनी अच्छी बात कही और केवल यही बात हुँ, यदि पूरे भारत में एक-एक को बता दी जाए, कि हाँ। उन्होंने बताया कि कलयुग महान है, शूद्र महान है, स्त्रियाँ महान हैं। हुँ, तो हुँ, इसी से ही बहुत बड़ा समाधान निकल रहा है ताई। हुँ, हुँ। और बहुत ही कम तपस्या से ब्रह्म साक्षात्कार हो सकता है, भगवान को पाया जा सकता है। अपना-अपना काम कर लेने कलयुग से। में हाँ, अपना-अपना काम करो। हाँ, तन्मयता इतनी से कर।
हाँ, कठिन तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़ी तपश्चर्या से ही सिद्धि प्राप्त होती है। हुँ। वो तो समझा जा सकता है, यदि सभी शक्तियों का क्षरण हुआ है, तो तो वो जैसा पचा सके, वैसी ही तपश्चर्या भी होगी ना, जो सही ही ना जा सके और की ही नहीं जा सके, ऐसी तपश्चर्या का वर्णन कैसे होगा? कैसे आचरण ही नहीं होगा? तो नहीं होगा आचरण तो कलयुग में सिद्धि ही नहीं प्राप्त होगी, मुक्ति ही नहीं प्राप्त होगी, भगवान ही नहीं प्राप्त होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, हुँ। कलयुग में भी होगा। और ताई दूसरा इन्होंने एक अच्छा संकेत दिया ताई, कि हुँ, अमेरिका को की प्रजा को पूरी तरह समाप्त करके ही यूरोप वहाँ स्थापित हो पाया। तो हम हाँ, वो बन नहीं सकते और ये बन हाँ, नहीं रहे हैं। ये बन नहीं तो रहे ये भी हैं। बताना हाँ, पड़ेगा सबको कि आप वो कभी बन ही नहीं हाँ, सकते, इसलिए क्यों उन हुँ, व्यवस्थाओं के दास बनने पर लगे हुए हैं। ये सही है। भारत का पुनर्बोध इसमें एक प्रकरण है, एक अध्याय है, यूरोपीय आधिपत्य के 500 वर्ष। वो हुँ, हमारे ग्रंथमाला के 5वें ग्रंथ में भी है। यूरोप ने जब पूरे विश्व भर में आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया, तो अमेरिका में क्या किया, अफ्रीका में क्या किया, भारत में क्या किया, एशियाई देशों में क्या किया, हुँ। यूरोप के एवं अन्य देशों में क्या किया। लेकिन ये यूरोपीय माने पोर्टुगीज, फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, ये मुख्य रूप से ये हैं, क्योंकि ग्रीस और रोम तो तब तक समाप्त ही हो चुके थे। जी ताई। हम्म, और तो इन्होंने एशिया और अमेरिका, अमेरिका में यूरोप छा गया, ईसाइयत छा गई। एशिया मिडिल ईस्ट माने एशिया के पश्चिम एशिया कह सकते हैं उसको, उसमें इस्लाम छा गया। तो अमेरिका और एशिया दोनों ही ईसाइयत और इस्लाम के शिकार हुए हैं। अफ्रीका में यूरोपीय पहुंचे, यूरोप के देश पहुंचे, लेकिन वहां वो रहे नहीं। वहां के लोगों को गुलाम पकड़ पकड़ कर अमेरिका में ले आए। जो नई नई कॉलोनियां बसाई थी, वहां मजदूरी करने के लिए। तो धर्मपाल जी के इसमें है कि 5 करोड़ अफ्रीकन लोगों को ले आए, उसमें से 1 करोड़ बचे अमेरिका आते आते, बाकी 4 करोड़ तो समुद्र में फेंक दिए, कत्ल कर दिया, इसे मार दिए। कोई मर गए, रोग हो होकर मर गए, कोई मारे गए, कोई समुद्र में फेंके गए। और आज अफ्रीका वो प्रकृतिवादी भी है और पश्चिमवादी भी है। दोनों प्रकार के देश अफ्रीकन कंट्रीज में हैं। भाई एक प्रश्न ये भी है, ये सबको पश्चिम बनाने पे हम्म, लगे हैं कि हम्म, 100% पश्चिम बना दें। हम्म, तो जो पश्चिम इन्होंने एक और अच्छी बात कही ताई, हालाँकि हम्म, हम भी इस बात को बोलते हैं, पुनरुत्थान भी बोलता है, हाँ, लेकिन हाँ, इन्होंने इससे आगे जाके एक पंक्ति बोली है कि हम्म, ईसाईकरण का ही दूसरा नाम पश्चिमीकरण है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जो हाँ, ये और कुछ नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम पश्चिम की व्यवस्था अपना लें तो क्या होगा? हमारा हाँ, लेकिन ईसाईकरण हो रहा है ईसाईकरण हो रहा है। और ये ईसाईकरण का मैकॉले का, कार्ल मार्क्स का और वैज्ञानिक आधुनिकता का रास्ता है। हाँ, हम्म, विज्ञानवादी और कार्ल मार्क्स ये प्रोटेस्टेंट हैं, भले ईसाई हैं परंतु प्रोटेस्टेंट हैं। जी ताई। और जो वेटिकन चर्च है वो कैथोलिक है। इसलिए विज्ञानवादी धार्मिक नहीं लगते, कार्ल मार्क्स धार्मिक नहीं लगता,
परंतु है मूल अब्राहमिक सिद्धांत ही। विज्ञान कहने वाले भी है तो अब्राहमिक सिद्धांत ही। तो धर्म को माने रिलीजन कहकर, रिलीजन को ओपियम बनाकर माने धर्म नहीं चाहिए ऐसा कहने के बाद भी है तो ईसाई छाप उसके ऊपर। हाँ वही है ताई। हमारे जैसे बनो नहीं तो मरो, ये एक सूत्र है। ये अपनाओ, हमारी दृष्टि अपनाओ, हमारी शैली अपनाओ, नहीं तो मरो। एकमात्र इसके सामने जूझने वाला देश भारत है, एकमात्र। और यहाँ दोनों का आक्रमण है, ईसाइयों का भी और इस्लाम का भी। जी। और एक और ताई, ये जो अंत में सुझाव दिए बड़े अच्छे, यानी हम बात करते हैं, उसी को मैं हाँ, पुनरावृत्ति करूँगा। वही है, वही। एक तो हमें अपने इतिहास और साहित्य का सिंहावलोकन, जो हाँ, ताई हम आज भी कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में वो तो निरंतर चलता हाँ, रहता है। चलता है। और उसकी प्रारंभिक समझ बनानी है। दूसरा, हम्म। सृष्टि के सृजन और उसके विकास की प्रक्रिया जो मानस पर अंकित है, उसका चित्र सा बना लेना है, जो वो हमने तो हम एकात्म विज्ञान एकात्म से बनाया। विज्ञान में बिल्कुल यही है, वही है, जी सर। रूपरेखा बना दी कि भी सृष्टि रचना ऐसी हुई है। तो जाई पहले तो जो हमारे 10 ग्रंथ हैं वो हैं, जो उन्होंने बोला। हम्म। और जो दूसरा है ताई, वो एकात्म विज्ञान हमारा हो गया। एकात्म विज्ञान है। तीसरा ताई आपने बोला कि समय के साथ अपने साहित्य, मानस और विभिन्न विषयों में जो असंतुलन है, वो हाँ, स्थापित करना है, उसका समाधान कर लेना है। तो ये ताई हम वही बोलते हम ही हैं। हाँ, शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करो, हाँ, ये वही है। तीसरा हमारा पड़ा है ताई अभी, कि शास्त्रों की पुनः पुनर्प्रस्तुति प्रस्तुति। कुछ की तो हुई है ताई। कुछ की हुई है, कुछ की अभी हमने मूल सूत्र तो लिख दिए, जैसे भारतीय सामाजिक संकल्पना है तो पूरा समाज शास्त्र हम उसके आधार पर प्रस्तुत करें, वही तो भाष्य लिखना है। भारतीय राजकीय संकल्पनाएं, आर्थिक संकल्पनाएं, पूर्ण रूप से शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति, दैशिक शास्त्र एवं शास्त्र की पुनः प्रस्तुति है। जी तो चौथा उन्होंने बोला कि हमें ऐसी व्याख्या बनानी है जो साधारण भारतीय जन को जचती है, हाँ, और फिर हाँ। इसके प्रतिस्थापन का कोई मार्ग निकालना है, हम्म। कि ऐसा मैंने नहीं उसको कि जी ताई, बोलिए, बोलिए। बस यही था ताई। हम्म। हाँ, मैंने ये हम लोग का मत परिष्कार कहते हैं ना, सर्वसामान्य लोगों को समझ में आए इस प्रकार से बोलो। तो उच्च विद्या विभूषितों का ही सूत्रात्मक बोलना ये नहीं, सर्वजन समाज को समझ में आए, जचे और स्वीकार करने का मन करे, ऐसे करना चाहिए। मैंने आपके 85% लोगों को कुछ पता ही नहीं है, और 15% लोग केवल शास्त्रार्थ करते रहते हैं, उससे कोई परिवर्तन थोड़े होता है। जी तो दोनों प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार, दोनों प्रकार से प्रतिपादन तो करना चाहिए। आगे ताई इन्होंने लिखा है कि अपने हाँ। चित्त और काल में स्थित और अपनी दिशा में अग्रसर भारतीय हम्म। सभ्यता का आज के विषय से क्या संबंध होगा, यानी हमारे चित्त हाँ, के अनुसार आज से क्या संबंध होगा, हाँ, इसकी एक हाँ, अल्पकालीन हाँ, योजना तो बनानी ही पड़ेगी, और उसे कैसे स्थापित किया बनानी जाएगा। पड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बहुत अच्छा, बेसिक, बहुत फंडामेंटल, ऐसा ऐसा तो है ये प्रतिपादन पूरा शुरू से लेकर 6 अध्याय, बहुत अच्छे, बार बार लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा तो है। कितने 40 पृष्ठ होंगे। हाँ ताई, 40 ही प्रश्न है ताई।
40 पृष्ठ होंगे। लेकिन उसमें गहरी बातें तो हैं, इसलिए उसका भाष्य भी होना चाहिए। मैंने केवल पढ़ लिया ऐसे तो नहीं होगा। फिर बार-बार पढ़ना, बार-बार उसकी चर्चा करना, ये तो होना चाहिए। इसी का समझो नहीं, इसी का विस्तार हमारे ग्रंथों में है, कहीं-कहीं तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो इसकी चर्चा तो करनी चाहिए। और एक बड़ी बात ये होगी कि हमको धर्मपाल के भारतीय चित्तमानस एवं काल का समर्थन है। जी सही। हाँ, वे कहते हैं वही है। हाँ। हाँ, ये बड़ी बात है ताई कि हमें हाँ, ये बड़ी कि बात हम जो है। कर रहे हैं हाँ। उसका समर्थन तो उन्होंने किया है। 1 मिनिट। हाँ? नाही खूप गार नाही वाटत. गार झालंय. कमी करू? हां, कमी. हां, पंखा लाव आणि हे बंद करा आता आणि सगळं उघडूनही टाका. हं. हाँ जी, हाँ जी. जी ताई। हाँ, तो ये ऐसे लेकिन मुझे तो मैंने बहुत इनको नहीं पढ़ा है, रामस्वरूप जी और सीताराम गोयल को। लेकिन उन्होंने लिखा होगा इसी प्रकार का ऐसा लगता है। और ये हमारे पंकज सक्सेना और ये सब उनके चेले हैं, सीताराम गोयल, रामस्वरूप जी हाँ, उन्हीं के और चेले होंगे। धर्मपाल। हाँ, इन्हीं के इसमें हैं। तो इसको एक विचार मुझे ये भी आया, भारतीय चित्तमानस एवं काल पर ही एक गोष्ठी रखना चाहिए। हुँ। और वो भी जैसे संभल में की थी ना, ऐसे 10 से 20 लोगों की बस। जी ताई। और इसके एक-एक थीसिस पर, एक-एक प्रतिपादन पर चर्चा करनी चाहिए। एक मुझे ये लगा कि उन्होंने चित्त की, मानस की और काल की व्याख्या नहीं की है। गृहीत माना है, भारतीय चित्त माने क्या, मानस माने क्या, काल, आज का काल माने क्या, ये व्याख्या नहीं की। ये व्याख्या इसमें जोड़नी चाहिए कि भारतीय चित्त क्या है, कैसा है? ताई मुझे लग रहा है इन्होंने बार-बार कहा कि साधारण जन, तो हुँ, साधारण भारतीय जन के मन को जो बात पहुँचती है वो चित्त है। हुँ, हुँ, तो इसके अतिरिक्त ये आगे नहीं बोल पाए कुछ भी। हुँ। हाँ, मैंने व्याख्या उन्होंने गृहीत माना है। हुँ। भारत का पुनर्बोध उसमें एक लेख है, उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भारत के गाँव में से अनपढ़ लोग भी जो होते हैं, वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो अपने गाँव सीमा क्रॉस करते ही तरफ कर देते हैं। फिर वो शूद्र और ब्राह्मण एक हैं, अनेक-अनेक जातियाँ सारी वो एक ही हैं, जाति जाति नहीं रहती उसमें, सब एक हैं। जैसे तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं और गाँव में प्रवेश करते हैं, तो फिर अपनी जाति ओढ़ लेते हैं। ऐसे किन बातों में जाति का वर्गीकरण है और किन बातों में जाति का भेद नहीं है, ये गाँव के लोग ठीक समझते हैं। एक ये उदाहरण है। दूसरा ये है कि वो जा रहे थे हरिद्वार, नहीं वो उत्तर भारत में, मध्य भारत से उत्तर भारत की ओर जा रहे थे, ये साथ में थे ट्रेन में। तो उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा में आप दिल्ली नहीं जाएँगे, आगरा नहीं जाएँगे। तो उन्होंने कहा दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है? आगरा जाने की क्या आवश्यकता है? वहाँ क्या है? हम हरिद्वार जाएँगे, ऋषिकेश जाएँगे। तो प्रयागराज तो लोग जाएँगे, परंतु वो कुतुब मीनार देखने के लिए क्यों जाना है? जंतर-मंतर देखने के लिए क्यों जाना है? वो नहीं जाएँगे। जबकि आज के आधुनिक स्कूलों में अगर देश दर्शन के लिए जाना है, तो आगरा का ताजमहल देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, यही सारा देखेंगे और प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश नहीं जाएँगे। वो तो धार्मिक स्थान है। वो हमारे विद्यालय में से वहाँ नहीं जाना। इसको मानस परिवर्तन कहते हैं कि ऐसा मानस बदल गया अभी। हमारे एक उदाहरण देते थे, माने राष्ट्रीयता और ये सब कहते हैं,
तो आगरा जाना है यात्रा में, तो क्या याद आएगा? ताजमहल देखना है। बहुत हो गया तो वो दयाल बाग देखना है। लेकिन सुदर्शन जी उदाहरण देते थे, नहीं लज्जाराम जी देते थे कि आगरा के किले में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद में रखा था। वहां से वो मिठाई के पटारों में बंद होकर, मैंने ये युक्ति पूर्वक वहां से वो भागे थे कैद में से, और वहां से वो किस किस मार्ग से दक्षिण में पहुंचे। ये आगरा का किला आज भी है, वो देखने के लिए नहीं जाएंगे। इतिहास तो पढ़ते हैं मुगल मराठों का, लेकिन ये देखने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसे कहते हैं कि ये एकेडमिक शिक्षण यात्रा होती है, शिक्षा का एक भाग रूप ये देश दर्शन की यात्रा होती है, लेकिन हमारे इसमें उनको उस किले को देखने के लिए नहीं जाएंगे। अगर वहां गए तो आज भी वहां का मैंने आगरा के किले से निकलकर वे सबसे पहले वहां के एक मंदिर में गए थे। मंदिर में उन्होंने पूर्ण वेश परिवर्तन किया। संभाजी महाराज को कवि कलश के साथ अलग से भेजा। तो मंदिर में जिस जिस मंदिर में उनको पहला आश्रय मिला था, उस मंदिर को आज भी छत्रपति की गादी से वर्षासन जाता है, सातारा से। ये शुद्ध इतिहास है ना, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इतिहास में हम ये नहीं पढ़ाते। तो ना तो ऐसे हमारे इतिहास से कोई संबंध, राष्ट्रीय इतिहास के कोई संबंध, ना हमारे तीर्थ यात्रा तीर्थ क्षेत्रों से कोई संबंध। बस आधुनिक कह कर प्लेनेटोरियम देखने जाएंगे, या मुगलों ने जो मॉन्यूमेंट्स बनाकर रखे हैं वो देखने के लिए जाएंगे। लेकिन भारतीय इतिहास, भारतीय भावना, उसको नहीं जाएंगे उसे देखने के लिए। और ये जो तीर्थ यात्रा के लिए ग्रामीण लोग जाते हैं, उनका व्यवहार क्या है, तो उसका भी उदाहरण उन्होंने दिया है कि वो जो उनकी बैठने की सीट थी, वहां तो उन्होंने कुछ डिब्बे पोट के ऐसा रखा था, और स्वयं नीचे बैठे थे, 2 सीटों के बीच में जो जगह थी वहां। तो पूछा तो कहीं इसमें एक तो भोजन है और दूसरे भगवान है, इनको हम सीट के नीचे कैसे रख सकते हैं? इनको तो सीट के ऊपर ही रखा जाएगा, नहीं तो किसी का भी पैर लगेगा, या हमसे नीचे, वो हम बैठे हैं उसके नीचे रखना, ऐसा होगा। तो उनको ऊपर रखा था और स्वयं नीचे बैठे थे। ये भारतीय चित्त है। कि देखने वालों को भी और करने वालों को भी इसमें अजीब नहीं लगता। यही तो स्वाभाविक, और कैसे व्यवहार हो सकता है? लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख लिया, वो कहेगा ऐसे थोड़े होता है, नीचे रखा तो क्या हो गया, ये सीट मनुष्यों को बैठने के लिए है। ये भारतीय चित्त नहीं हुआ। तो इस शिक्षा से हम ऐसे परिवर्तित होते हैं। परंतु उनका कहता है ये शिक्षा अभी भी 2% लोगों के लिए ही है। बताइए, तो गांव वाले अधिक शिक्षित थे। हालांकि जब हाँ, शहर हाँ, वालों से बात करेंगे तो कहीं देखिए कितना निरा मूर्ख है, स्वयं नीचे बैठे हैं हाँ, और वो ऊपर हाँ, बैठे हैं, या हाँ, दोनों का खुद, विपरीत हाँ, मस्तिष्क होगा। हाँ, हाँ। जी ताई। ऐसे चित्त पर होने वाले विपरीत संस्कार ये हैं कि ऐसे ऐसे फिर दृष्टि ऐसी हो जाती है। अरे विज्ञान के प्रयोग देखो, ये क्या, इसमें क्या लगा? और इसका तो कोई बोध ही नहीं है कि हमको आगरा का किला देखना चाहिए, ताजमहल नहीं। जी ताई। ऐसे अभी मैं एक
पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले एक मराठी इसकी मैं चैनल देख रही थी। उन्होंने कहा कि अभी हमको शौर्य का या पराक्रम का अगर पारितोषिक, राष्ट्रीय पारितोषिक घोषित करना है, तो मार्शल्स में सावरकर ने जो समुद्र में छलांग लगाई थी, उसकी स्मृति में हमको पारितोषिक घोषित करना चाहिए। सावरकर पारितोषिक करके, अथवा मार्शल्स की छलांग, इसको लेकर पारितोषिक करना चाहिए। कितना बड़ा था ताई, पूरे साम्राज्य से हम्म, विद्रोह करके समुद्र में चले जाना, समुद्र में चले जाना। जहाँ पता भी नहीं था जीवन है या मृत्यु है। हाँ, हाँ। इतना साहस ऐसी अवस्था में भी, बंदी अवस्था में भी, यानी कितना कितना सजग मस्तिष्क कर रहा होगा, नहीं तो सब भय भय के मारे कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ, उन्होंने संदर्भ दिया था वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो 20 मील लंबी खाड़ी है ना, उसको जो तैरने वाले होते हैं, उसके लिए ये पारितोषिक होना चाहिए। ये इस नाम का, सावरकर के नाम का पारितोषिक घोषित करना चाहिए। वो 20 मील लंबी खाड़ी जो पार करता है, उसके लिए, क्योंकि ये भी यूरोप में घटित हुई घटना है और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ही घटित हुई घटना है। जी। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पारितोषिक जो भी उसको पार करेगा, भारत उसके भी लिए घोषित कर सकता है ताई कि उसके अंदर जो जो पार भारत करेंगे उन सबको भारत मेडल देंगे। हाँ, सबको ये देंगे, पर हाँ, ये मेडल देंगे। ठीक है, समापन करें ताई। ठीक है। हाँ, जी। समापन करते हैं। हाँ।